बेटा एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि रफ इंक्लाइंड प्लेन थी ये, इसके ऊपर एक बॉडी रखी थी, एम इस बॉडी का मास था, क्यू चार्ज था, और मैंने कहा था भाई अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, यूं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो मिनिमम ई की वैल्यू बताओ ताकि बॉडी नीचे स्लाइड ना करे। तो चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन लगाई थी। तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं। तो फोर्सेस अगर मैं दिखाऊं तो यहां फोर्स लगा था एम जी साइन थीटा, इधर लगा था एम जी कॉस थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स भी इधर ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर थी तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर लगेगा, क्यू इंटू ई। बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो अब इसमें देखना था हमने भाई क्या कंडीशन बनेगी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम पूछी है तो फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये फोर्स फ्रिक्शन ने बैलेंस करना था। तो कंडीशन बनेगी भाई एफ जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अच्छा, एन रहेगा, इसमें एन भी लगना था, नॉर्मल रिएक्शन। तो एन इसमें बनेगा एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई, फ्रिक्शन बनेगा म्यू इंटू एन। मैं सोल्व कर रहा हूं, मिला लेना इससे आंसर। जिसने सोल्व कर दिया अच्छी बात है, बाकी देख लो। तो यहां से ये एफ की वैल्यू बनेगी म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू क्यू ई। ये वैल्यू मैं भरूंगा यहां, तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू क्यू ई इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और म्यू क्यू ई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां से फिर अगर मुझे ई निकालना तो ई बनेगा बेटे एम जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय म्यू इंटू क्यू, ये आएगा, ये बनेगा। तो इस क्वेश्चन में तो बेटा ऊपर जाने, देखो मैक्सिमम तब पूछते हैं हम जब बॉडी में ऊपर जाने की टेंडेंसी हो। इसमें ना ऊपर जाने की टेंडेंसी कभी नहीं आएगी, तो इसमें तो केवल नीचे आने से रोकने की कंडीशन बननी है, ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी नहीं, क्योंकि हमारा फोर्स का कोई कंपोनेंट ऊपर चलाने की कोशिश करेगा ही नहीं इसको। तो इसलिए इसमें केवल मिनिमम का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम का नहीं बनता, क्योंकि ऊपर जाने से रोकने की कंडीशन कोई नहीं बनेगी इसमें। तो हो सकता है कि मैंने बोल दिया, लेकिन अब ये आपका आंसर ये था, करेक्ट कर लेना, जो भी था ये आंसर था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूं। बेटा मैंने ये दिखाया था, रफ इंक्लाइंड प्लेन थी, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा था, बॉडी का मास एम, चार्ज क्यू, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दी थी भाई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है वो ग्राउंड के पैरेलल लगाई है, अब की बार ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये पूरे रीजन में है। ये मत सोचना कि एक ही लाइन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे रीजन में होती है ये, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रही है, ठीक। अब इसको मैंने कहा था भाई इसमें बताओ मिनिमम फोर्स और मिनिमम ई और मैक्सिमम, इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों केस बनेंगे। तो बेटा देखो इसके अंदर फोर्स ही दिखाओ पहले तो। डाउनवर्ड लगा भाई एम जी साइन थीटा, इधर लगा एम जी कॉस थीटा, इधर एन आया। अब एक फोर्स इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्यू इंटू ई, ये एंगल थीटा होगा। पहले मैं बात करता हूं मिनिमम की, तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। इस क्यू ई को रिजोल्व करूंगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा क्यू इंटू ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा क्यू इंटू ई साइन थीटा, ठीक। बिल्कुल बच्चे आंसर लिख रहे हैं साथ साथ। हाँ, अब इसको समझ लो। अब इसमें देखो भी कौन नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये एमजी साइन थीटा नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों ऊपर वाले फोर्स एफ और क्यू ई कॉस थीटा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशन ये बननी चाहिए कि भाई एफ प्लस क्यू ई कॉस थीटा एमजी साइन थीटा को बैलेंस करना, मिनिमम इसके बराबर होने चाहिए। ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर लेंगे तो बॉडी नीचे नहीं आएगी। अब इसमें एफ चाहिए मुझे, एफ होगा म्यू एन के बराबर, और एन देखो यहां से ये एन इन दोनों के सम के बराबर होगी। मेरे ख्याल से इतनी बेसिक चीजें आपको आती हैं। तो यहां से मैं एफ लिखता तो वो बनता म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू
क्यू ई साइन थीटा। ये एफ की वैल्यू यहां भर दूंगा मैं। अगर मैं एफ की वैल्यू यहां भर दूं तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू क्यू ई कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, और भी रहेगा कुछ, प्लस क्यू ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इसको रीअरेंज करके आपका काम है ई निकालना। ये दोनों मिलके हैं, इसको बैलेंस करेंगे तब बॉडी रुकेगी बेटे। ये इसमें कॉन्सेप्चुअली बात ये है। और एन इन दोनों के बराबर होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको रीअरेंज करो तो जैसे मैं ई वाली दो टर्म इनको एक तरफ रख लेता हूं, इनमें से ई कॉमन ले लेता हूं मैं। इन दोनों में से ई कॉमन लेके लिख रहा हूं मैं, इन दो में से, ध्यान रखना। बाकी टर्म उधर ले जा रहा हूं, तो ई मुझे निकालनी तो कॉमन ले रहा हूं मैं इसको। तो यार म्यू क्यू साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट साइड में mg कॉमन हो जाएगा मेरा, शायद ऊपर दिखे ना बच्चों को भाई, साइन माइनस म्यू कॉस, नीचे वाली लाइन समझ में आ जाएगी। तो यहां से e की वैल्यू आएगी mg साइन माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्यू, इसमें कॉमन है म्यू साइन प्लस कॉस थीटा। ये मिनिमम e की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, तो ये आनी चाहिए। सो भाई आपने जो फ्रिक्शन लिया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लिया है? बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग के बराबर नहीं होता सर, लेकिन आपने जो फ्रिक्शन लिया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन लिया, क्यों लिया उसका कारण बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, वो सुनो एक बार बेटा। देखो मैंने आपसे पूछा ई मिनिमम, तो ई मिनिमम अगर मैं लगाना चाहूंगा तो अगर ई मेरी मिनिमम होगी ना, तो एक चीज देखो आप, ये दो फोर्स मिलके हैं, ये दो फोर्स मिलके हैं, इसको बैलेंस करेंगे, ये दो फोर्स मिलके हैं इसको बैलेंस करेंगे। तो बेटा आपने बोला ई चाहिए मुझे मिनिमम, ई मुझे क्या चाहिए मिनिमम, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरा मिनिमम होगा। अगर मेरा ये वाला फैक्टर मिनिमम होगा तो एफ वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी अपनी। ई आपने मिनिमम पूछा है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू अगर मिनिमम है तो ये दोनों मिलकर एफ और क्यू ई कॉस थीटा मिलकर इसको बैलेंस कर रहे थे। अगर ई मिनिमम है तो क्यू ई कॉस थीटा मिनिमम है, तो एफ को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है। इसलिए ये मैंने आपका जो फ्रिक्शन है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, क्योंकि ई वाली वैल्यू मिनिमम है, तो ई वाला पार्ट अगर मिनिमम होगा तो एफ वाले पार्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लेकर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेरी बात को सुनना है दोबारा, मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मिनिमम होगा तो एफ मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर दो चीजें आ रही हैं, क्यू ई कॉस थीटा और एफ। अगर ई मिनिमम है तो क्यू ई कॉस थीटा मिनिमम है, तो एफ को मैक्सिमम होना पड़ेगा। एफ को अगर मैक्सिमम, क्योंकि क्यू ई कॉस थीटा मिनिमम है, आपसे क्वेश्चन में मिनिमम ई बोला गया है, इसलिए एफ की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने ई मैक्सिमम ले लिया, सॉरी एफ मैक्सिमम ले लिया। ये आपसे बोला था मिनिमम ई बताओ, तो ये ई मिनिमम है तो ये वैल्यू मिनिमम है, ये वैल्यू मिनिमम तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, उसके हिसाब से मैंने फ्रिक्शन को म्यू एन लिया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे इसमें मैंने क्या, ये क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा था मिनिमम ई बताओ ताकि बॉडी नीचे ना आए। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो ये तो है मिनिमम, इसके बराबर या इससे ज्यादा कई सारी वैल्यू हो सकती है जिसमें बॉडी रुकी रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ही नहीं है, ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ई है, इससे कम लगाओगे तो बॉडी नीचे आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी लगानी पड़ेगी। आप इसके बराबर या इससे ज्यादा कई सारी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो लगा के इसको रोक सकते हो। तो इसमें एक ही आंसर नहीं है, इसे कई सारे आंसर हो सकते हैं। ये जो ई आपने लगाई, जितनी यहां से वैल्यू आई, अगर आपने इसके बराबर ई लगा दिया तो बॉडी नीचे आने से रुक गई। लेकिन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सुनो, आप जो बच्चे आंसर देंगे बताना मेरे को। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ई मिनिमम 50 आता है। मेरे क्वेश्चन को सुनना ध्यान से जवाब देने से पहले। अगर मान लो मेरा ई मिनिमम 50 आता है, 50 आने का मतलब मैंने इतनी वैल्यू लगा दी तो बॉडी नीचे आने से रुक जाएगी। अगर मैं वैल्यू इसे हल्की सी बढ़ा दूं तो आपसे पूछा जाएगा अगर वैल्यू आप इसे थोड़ी सी बढ़ा दो तो क्या होगा। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, उस पर ध्यान दो। मैंने ये पूछा भाई ई मिनिमम मान लीजिए 50 आता, अगर 50 आता और मैं हल्का सा 50 से ज्यादा फोर्स लगा देता तो बताओ फिर क्या इफेक्ट होता। देखो अगर मैं जैसे ई मिनिमम मान लो 50 आ जाता, तो अगर मैं ई मिनिमम को बढ़ाना, ई मिनिमम से मेरी वैल्यू को, ई की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो फ्रिक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। कुछ बच्चों ने लिखा है कि मैंने इससे ज्यादा अगर ई लगा दी, हल्की से भी ज्यादा लगा दी तो बॉडी ऊपर जाएगी।
बेटा इससे हल्की से ज्यादा लगाने से बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, पहले तो ये ध्यान रखो। अगर मैं इसे जैसे 50 आया, मैंने मान लो 50.1 लगा दिया, तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी ना, शुरू में बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। क्या होगा कि अगर आप इसे हल्की सी वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस टाइम फ्रिक्शन है मैक्सिमम, जब ई मिनिमम है तो फ्रिक्शन है मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर आप ई को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन घटना स्टार्ट कर देगा, फ्रिक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ध्यान रखना, ये 11 तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने। तो अगर मैं ई मिनिमम से थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो बॉडी यहीं रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। बट जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन मैं कह रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा, तो अल्टीमेटली जब अकेला ही, जिस टाइम, ये पॉइंट ध्यान देना, जिस टाइम क्यू ई कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को अकेला ही बैलेंस कर लेगा। देखो अब तो इन दोनों ने मिलकर इसको बैलेंस कर रखा है। जिस टाइम ये अकेला ही, आप ई बढ़ाते गए तो ये बढ़ता गया, ई बढ़ाने से ये बढ़ गया। अगर ये अकेला ही एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा ना, तो फ्रिक्शन विल बी जीरो, फिर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ई बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन घटेगा। जब अकेला ये क्यू ई कॉस थीटा, अगर ये क्यू ई कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा अकेला ही, तो फ्रिक्शन खत्म। उस टाइम ना बॉडी के अंदर टेंडेंसी नीचे जाने की है, ना बॉडी में टेंडेंसी ऊपर जाने की है। लेकिन अगर आप जिस टाइम ये दोनों बैलेंस हो गए, इसने अकेले ने इसको बैलेंस कर लिया, तो फ्रिक्शन मैं कह रहा हूं खत्म हो गया। अगर आप उसके बाद भी ई बढ़ा दोगे ना, फिर उसके बाद ई बढ़ाओगे, तो फिर बॉडी में ऊपर जाने की टेंडेंसी आ जाएगी, फिर बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर बॉडी के अंदर टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, और फिर इसमें फ्रिक्शन नीचे लगना स्टार्ट कर देगा। फिर डायग्राम यूं बदल जाएगी अपनी। इधर क्यू ई साइन थीटा, इधर क्यू ई कॉस थीटा। तो फिर अगर आप ई बढ़ा, जब आपने ये बैलेंस हो गए थे, फ्रिक्शन खत्म हो गया था, उसके बाद भी ई बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। अगर आप ई बढ़ाते जाओ तो अल्टीमेटली बॉडी ऊपर जाने स्टार्ट कर देगी। तो आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम ई कितनी लगावा ताकि बॉडी ऊपर ना जावे, मैक्सिमम ई कितनी लगावा ताकि बॉडी ऊपर ना जावे। तो मैक्सिमम ई के लिए यहां से आप वैल्यूज ले लो, कंडीशन बना दो, क्यू ई कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ऊपर दिखेगा नहीं भाई, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, क्यू ई कॉस थीटा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर कर दो, और फ्रिक्शन वही है आपका जो है म्यू एन के बराबर, और वो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू क्यू ई साइन थीटा। यहां से वैल्यू चेंज करोगे तो इसमें प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा, आपके आंसर में प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा। पेंडुलम वाले से रिलेटेड ही है, मतलब उसमें लेकिन टाइम पर पूछा था, इसमें थोड़ा कुछ और चीज पूछूंगा मैं। ये कहता भाई हमने एक रस्सी है, इसके साथ एक बॉडी बांध दी एम मास की क्यू चार्ज की। अब हम ये बता रहे हैं भाई एम मास की बॉडी है, क्यू चार्ज इस पर दे दिया, और हमने इस पर लगा दी ऑरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पर ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो ये बॉडी कुछ इधर चली जाएगी, यहां चली जाएगी साइड में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपने एक रस्सी से बॉडी बांधी हुई है, एम उसका मास, क्यू चार्ज, और उस पर ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई बताइए व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एंजल सेजल से पास सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर देखो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो बॉडी जैसे यहां थी, हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बॉडी इधर चली गई। ये जो पोजीशन है ना, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मान लो ये बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन बताएं कितनी होगी इस टाइम पर। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मुझे टेंशन बतानी है भाई। देखो मैं ये मान लेता हूं ये एंगल है थीटा, मुझे टेंशन निकालनी है। तो उसको देखो, इस पर लगने वाले फोर्स देखो बेटा, यहां लग रहा है एमजी, यहां लग रहा है क्यूई, ये टी टेंशन। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, मुझे टी बताना है। इसमें अगला क्वेश्चन है टेंशन बताना है, टू कैलकुलेट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अच्छा बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब फोर्सेस अपोजिट फोर्स बैलेंस करेंगे। तो मैं टेंशन को रिजोल्व कर देता हूं, यहां कंपोनेंट टी कॉस थीटा,
यहां कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो बेटा अपोजिट फोर्स बैलेंस किए हुए हैं, तो टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर। ये फोर्स बैलेंस कर रहे हैं और मैंने आपसे पूछा टी बताओ, तो आप इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो, टी आ जाएगा। इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, वी विल गेट टी। तो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, और टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब मैं जो वैल्यू लिखूंगा ना बेटे, उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, मैं उसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा। मैं मेरी बात को सुनना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा हूं मैं, उसकी डेरिवेशन हम मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं। यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसको डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। वैसे उसकी डेरिवेशन है, जो मैं फार्मूला लिखूंगा ना उसकी डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन काफी बड़ी है, उसको अवॉइड करने के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा और उस फार्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ी होने के कारण करने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में आसान तरीके से समझा देते हैं, वहां इसका दूसरा मेथड है। तो अभी मैं कुछ फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले को आपने याद रखना है बस, ठीक है। उसके बेस पे क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये कहता है कि लाइन चार्ज है, यो एक लाइन चार्ज है, मान लो इस पर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इस पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पर लैम्डा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा इसके नजदीक एक पॉइंट है P एट आर डिस्टेंस, लैम्डा इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके नजदीक P पॉइंट है आर डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहेगा भाई ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस लाइन चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बेटा ये जो लाइन चार्ज है मैंने अभी फाइनाइट लिया है और पॉइंट की लोकेशन भी मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं बताई, जनरल पॉइंट ले रहा हूं। तो बेटा इसके ऊपर मेरे को बताना है, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैं उसके लिए पहले इसके एंड पॉइंट्स को मिलाता हूं, यहां एंड पॉइंट्स को मिलाता हूं। तो बेटा मान लीजिए एक एंड का यहां जो एंगल बना वो अल्फा बना, दूसरे एंड का जो एंगल बना वो मान लो बीटा बना। एक एंड का एंगल यहां अल्फा बना, एक एंड का एंगल यहां बीटा बना, और इसने पूछा हमारे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके कारण यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कौन सा छोटा बड़ा है वो अलग चीज, लेकिन दो कंपोनेंट आएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैं इसको बोल देता हूं एक्स कंपोनेंट और इसको बोल देता हूं वाई कंपोनेंट। एक्स वाई कोई फिक्स नहीं है, मैंने दो नाम देने थे, दो नाम दे दिए। मतलब एक आप कह सकते हो, कई बार हम इसको कह देते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, दिस इज पैरेलल टू द लाइन चार्ज। कई बार इसको ई परपेंडिकुलर बोल दूंगा, इसको ई पैरेलल बोल दूंगा। यहां मैंने एक्स और वाई नाम दे दिए, तो एक्स वाई बोलना कोई जरूर नहीं, कुछ भी नाम देना आप। तो लेकिन एक ये जरूर है कि एक तो इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक इस लाइन चार्ज के पैरेलल कंपोनेंट आएगा। वैसे तो मैं कह रहा हूं भी इन दोनों कंपोनेंट को डिराइव किया जा सकता है, बट मैं लिखूंगा डायरेक्ट फार्मूला। तो ये जो ई एक्स है ना, ई एक्स से मेरा मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, ई एक्स से मेरा मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। ये कंपोनेंट होगा बेटा लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये होगा एक्स कंपोनेंट या परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज जो कंपोनेंट है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे ही ये पैरेलल टू लाइन चार्ज, ये अच्छा देखो ये कंपोनेंट इधर आना कोई जरूरी नहीं है, मैंने इधर बनाया है, ये ऊपर भी आ सकता है। मतलब पैरेलल आएगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, वो डिपेंड करेगा कि भाई पॉइंट कहां है। मैंने पैरेलल नीचे की तरफ माना है, तो ये जो ई पैरेलल आएगा ये होगा लैम्डा ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। इसमें कोस अल्फा माइनस कोस बीटा होगा, उसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा। तो लाइन चार्ज के एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लाइन चार्ज के एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। मैं फिर कह रहा हूं इनको डिराइव किया जा सकता है, डेरिवेशन है इन दोनों की, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं है, लेकिन डेरिवेशन तो काफी बड़ी होने के कारण मैंने डेरिवेशन नहीं की और डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया ताकि आप क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर पाओ। ठीक, तो अब मैं इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा। इन दोनों फार्मूला को लिख लो, आप लोग कॉपी में सही तरह नोट कर लो। तो देखो भाई, अल्फा बीटा दोनों एंड्स के एंगल ले लिए मैंने, डिस्टेंस आर ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से मैंने आंसर लिख दिया भाई पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे। अब मैं इसे केस लेता हूं, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट भाई, बेटा जैसे ये लाइन चार्ज है, मैं उम्मीद करता हूं सबको दिखाई दे रहा होगा, सुन रहा होगा सही तरह, कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत हो बेटा मेरे को बोल देना, देखने में सुनने में। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये लाइन चार्ज है और ये जो पॉइंट पी है ना, मान लो ये पी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। मैं पहला केस ले रहा हूं, लेट दिस पी पॉइंट ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होने का मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल बराबर होंगे, इसके दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मैंने ये पॉइंट पहले केस में ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों के सेम नाम रख दो, जो आपका मन आए वो नाम रख लो। मैं इन दोनों का नाम अल्फा रख देता हूं, लेट बोथ एंगल आर अल्फा, चाहे बीटा बोल दो चाहे अल्फा बोल दो, जो भी है इक्वल एंगल होंगे इफ दिस पी पॉइंट इज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा देखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो यहां से देखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो कोस की ये वाली और ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, प्लस माइनस है कट जाएंगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा पैरेलल वाला। अगर अल्फा अल्फा दोनों बराबर ना, कोस वाला देखो ये वाली वैल्यू जीरो हो जानी है। तो इस केस में ई वाई जीरो, केवल ये बचेगा कंपोनेंट ई एक्स, केवल ई एक्स बचेगा। तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो आप, अगर मैं अल्फा और बीटा बराबर ले लूं तो ये वैल्यू बचेगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा, ये वैल्यू बचेगी भाई, देख लो एक बार ध्यान से। ये ब्रैकेट हो जाएगी ना 2 साइन अल्फा के बराबर, ब्रैकेट 2 साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी, तो ये 2 नीचे काट दिया मैंने, ये बचेगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा इफ पॉइंट पी इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान ये देना कि भाई लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइन चार्ज के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर मतलब ये पॉइंट ध्यान देना अपना, इसलिए मैं आगे दिख रहा है सबको, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें मैंने बताने की कोशिश करी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी कहां नहीं होगी, पॉइंट वाज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, क्लियर। मैं इसको पैरेलल कंपोनेंट बोल दूंगा कई जगह ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर, इसको ई पैरेलल यूं लिखा मिल सकता है आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला केस तो ये बना, अगला केस लेता हूं बेटा। अच्छा इसमें भी हाँ एक चीज और, इसमें क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला जा सकता है। जैसे इसमें अल्फा मैंने एंगल ले लिया और आर ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कई बार हो सकता है एंगल ना दे, कई मैं पूछ रहा हूं इसी क्वेश्चन को ना पूछने का तरीका बदल सकता है। हो सकता है कई बार ना ये एंगल ना दे, ये आर दे दे और ये एल दे दे, लाइन चार्ज की लंबाई दे दे, लेंथ दे दे, और ये एंगल दे ही ना रखा हो, तो फिर भी तो हम निकाल सका ना। देखो मेरे पास ये आर हो गया, अगर ये एल है तो ये कितना हो गया एल बाई 2, तो मैं ये निकाल सकता हूं, ये कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। अरे बोलो हाइपोटेन्यूज निकाल दूंगा ना, तो वहां से साइन अल्फा निकाल दूंगा मैं, तो साइन अल्फा क्या बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बन जाएगा एल बाई 2 ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो मतलब कहने का मेरा कई बार हो सकता है कि आपको ये एंगल ना दे रखा हो और लेंथ दे रखी हो, तो कन्वर्ट इतना करना आना चाहिए, फिर उस कन्वर्ट करके आप इसको लिख दो। तो इससे छोटे मोटे चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि भाई कैसे, वो तो देखो रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, क्या चीज दे रखी क्या नहीं। बेसिक चीज ये है कि ये ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा आपका आंसर आ जाएगा।
और देखो और केस लेता हूं मैं, बेटा मैं ले लेता हूं लॉन्ग लाइन चार्ज। केस सेकंड, लॉन्ग लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज या इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज या इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अगला केस ले रहा हूं मैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई, लॉन्ग लाइन चार्ज या इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो बेटा ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी इस पर, ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर। अगर देखो, अगर मैंने कहा ना लॉन्ग लाइन चार्ज, तो अगर आप लॉन्ग लाइन चार्ज दोगे ना तो अल्फा बीटा बोथ विल बी 90, अल्फा बीटा दोनों 90 होंगे इफ देर इज, दिस इज लॉन्ग लाइन चार्ज। अगर अल्फा बीटा दोनों 90 होंगे तो देखो आप, ये तो मैंने मिटा दिया था, ई वाई क्या था अपना, ई वाई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस अल्फा कोस बीटा। तो देखो बेटा अगर अल्फा बीटा दोनों 90 होंगे तो ई वाई तो होगा 0, ये कंपोनेंट 0 हो गया, ई एक्स उसमें वैल्यू भरो। अगर अल्फा बीटा दोनों 90 हो तो ब्रैकेट 2 हो जाएगी, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, तो ई एक्स की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफ लॉन्ग लाइन चार्ज हो। तो लॉन्ग लाइन चार्ज हो तो अल्फा बीटा दोनों 90 होंगे और वहां से ई वाई कैंसिल हो गए 0, केवल ई एक्स बचेगा। तो इसका मतलब लॉन्ग लाइन चार्ज के केस में भी केवल यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, ये कंपोनेंट बचेगा। पैरेलल टू लाइन चार्ज कोई कंपोनेंट नहीं होगा और ये वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू होगी। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लाइन चार्ज लॉन्ग है तो अल्फा बीटा 90 कैसे होंगे, दिमाग में ये आ सकता है मैंने लॉन्ग लाइन चार्ज में अल्फा बीटा 90 कैसे ले लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं उसको कि मैंने दोनों 90 एंगल क्यों ले लिए, वो समझ लो एक बार। बेटा देखो मैं एक तरफ का एंगल समझा दूं, दूसरा तो उसी तरीके से होगा। देखो शुरू में मैंने इस एंगल को अल्फा बोला था, दैट एंगल वाज अल्फा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लॉन्ग लाइन चार्ज है तो अल्फा बीटा दोनों 90 क्यों होंगे। देखो ये मैंने एंगल अल्फा लिया था, मैं कह रहा हूं कि अल्फा 90 होगा अगर ये लाइन चार्ज लंबा होगा, तो वो इसलिए होगा। आप एक बार ये सोचो कि अगर मैं इस लाइन चार्ज को थोड़ा बड़ा कर लूं, बेटा अगर मैं इस लाइन चार्ज को बड़ा कर दूं तो इसका जो एंगल होगा देखो जो यहां बनना है, क्या वो एंगल इंक्रीज कर गया भाई। अगर लाइन चार्ज मैंने बड़ा कर लिया तो एंगल इंक्रीज हो गया। देखो एक बार ध्यान से आप, मैं इसको और बड़ा कर लूं, और बढ़ा देता हूं इसको, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं तो बेटा इसको फिर मिलाओ, इस पी पॉइंट पर यहां मिलाओ, तो आप मुझे बताओ जैसे जैसे आप इस लाइन चार्ज को बढ़ा रहे हो, क्या इसका जो एंगल पी पॉइंट पर बन रहा है क्या ये इंक्रीज करता जाने लग रहा है, क्या ये एंगल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। मेरे हिसाब से तो समझ में दिख रहा होगा आपको कि इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं इसको और बड़ा करता जाऊं, ऐसे ही इसको बढ़ाता जाऊं, इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो ये जो लाइन यहां से जानी है वो भी इन्फिनिटी पे जाओगी, ये लाइन भी इन्फिनिटी पे जाओगी। अगर ये लाइन इन्फिनिटी पे जाओगी तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या ये एंगल लगभग 90 नहीं हो गया। ये देखो आप, अगर मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं तो एंगल बढ़ रहा था, देखो आप ध्यान से देखो एंगल बढ़ रहा था जैसे आप इसको इंक्रीज कर रहे थे। अगर ये होगा इन्फिनिटी पर चला गया तो ये इधर से जो लाइन आई थी ये लाइन भी इन्फिनिटी पे जाएगी, तो ये एंगल हो जाएगा नियरली 90। और ऐसे ही देखो इसको नीचे वाले को देखो, आपने इस एंगल को बीटा बोला है, इसको बीटा बोला है, इस एंगल को, ये एंगल बीटा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, आप नीचे देखो ये एंगल बढ़ रहा है भाई, इसको बड़ा करने पर ये एंगल बढ़ गया, और बड़ा कर लूं एंगल और बढ़ गया, देखो आप देखते जाओ ये एंगल बढ़ता जाने लग रहा है। अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो यहां से लाइन बिल्कुल पैरेलल जाएगी और ये एंगल 90 के आसपास हो गया, 90 डिग्री होगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एंगल 90 होगा। अगर हम ये पॉइंट अपने याद रखना कि लॉन्ग लाइन चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं होगा। याद रहेगा, चलो लिख दिया बच्चों ने, समझ में आ गया। ओके, इफ लाइन चार्ज इज सेमी इनफाइनाइट, इफ लाइन चार्ज इज सेमी इनफाइनाइट, देखो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, सेमी इनफाइनाइट में भी दो केस बनेंगे, मैं पहला केस ले रहा हूं।
ये लाइन चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और इसका एक सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है समझो बेटा। सेमी इनफाइनाइट से मेरा मतलब है कि हमें लाइन चार्ज का एक सिरा तो पता है कहां पर है और दूसरा इन्फिनिटी पर है। एक सिरे की लोकेशन हमारे को पता है और दूसरे की नहीं पता, वो इन्फिनिटी पर है। इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर गया भाई। और एक सिरा यहां है, ये तो होगा लोकेशन इसकी फिक्स है, हमें पता है भाई, हाँ ये पता है, तो ये दूसरा इन्फिनिटी पर, तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। अब मैं ले रहा हूं पॉइंट इस एंड के नजदीक, यहां पॉइंट है भाई पी, ध्यान से सुनना, ये बड़े काम का है। अब देखो सेमी इनफाइनाइट में भी दो केस बनेंगे, पहला केस ले रहा हूं मैं, पॉइंट एक एज के नजदीक, दूसरा एज तो इन्फिनिटी पर होगा, इस एज के सामने है पॉइंट। अब यहां पॉइंट है, अगर बेटा देखो अगर मैं पॉइंट यहां लूंगा तो इसका एंगल तो जीरो हो गया, इसका एंगल है जीरो और दूसरे का एंगल 90, इन्फिनिटी वाले का एंगल 90। अब देखो इस एंड के नजदीक होगा, तो जिस एंड के नजदीक ले लिया उसका एंगल तो ले लो जीरो, उसका एंगल है जीरो, दूसरे का एंगल 90। अब देखो इसी लाइन के साथ एंगल बनाना था, इसका तो हो जाएगा जीरो और दूसरे से लगा 90। तो इस एग्जांपल में जो एंगल जीरो है वो बड़ा इसके लिए, जैसे कोस वाले में ना मैं इसको जीरो बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं 90, ताकि मेरा नेगेटिव साइन का कोई चक्कर ना पड़े, नेगेटिव साइन का कोई चक्कर ना पड़े, इसलिए मैं इसको जीरो बोलूंगा अल्फा को, और बीटा को बोलूंगा 90। तो ये मत समझना कि पहले वाले डायग्राम में अल्फा कुछ और था जी बीटा कुछ और था। तो मैं जो इसका जो एंगल ये है वो जीरो हो गया, दूसरे वाले का इन्फिनिटी, तो जीरो सॉरी 90 और 90। तो बेटा ई एक्स बताओ, ई एक्स लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन जीरो प्लस साइन 90, ई एक्स साइन जीरो होता जीरो, साइन 90 होता 1, तो लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। अरे क्लियर क्या है? देखो बेटा ऐसे ई वाई बताओ, ई वाई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, कोस 90 जीरो, कोस जीरो 1, ये कॉस जीरो माइनस कॉस 90, तो ई वाई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू ई वाई की और ये वैल्यू ई एक्स की। देखो क्या दोनों बराबर आई? अब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू बराबर आई, इसमें अल्फा मैंने जीरो ले लिया, बीटा मैंने 90 ले लिया, दोनों वैल्यू बराबर आई, दोनों वैल्यू बराबर आई। अब दोनों वैल्यू बराबर आई, इसका मतलब देखो, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी कंपोनेंट है और इधर भी कंपोनेंट है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट है पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट कहां आएगा? रिजल्टेंट आएगा यहां पर, यहां पर वो आएगी √2। देखो ई एक्स और ई वाई इक्वल है, देखो ध्यान से, ई एक्स और ई वाई इक्वल है, तो रिजल्टेंट इन्हीं से किसी एक के √2 टाइम्स आएगा, रिजल्टेंट इन्हीं में से किसी एक के √2 टाइम्स आएगा। क्लियर? तो रिजल्टेंट इन्हीं में से किसी एक के √2 टाइम्स आना, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है और 90 डिग्री पर हैं। तो क्या लिखूं रिजल्टेंट? √2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45, क्योंकि रिजल्टेंट बीच में आएगा। लेकिन मैं आप ये कह रहा हूं कि ये चीज आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चन में एक जगह अच्छे क्वेश्चन में यूज होगी, और मैं आपको तब ये बोलूंगा कि भाई मैंने ऐसा लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलवाई थी तब बताया था, इसको अप्लाई कर दो। तो उस टाइम आपको याद रहना चाहिए, हाँ अगर याद ना रहे तो मैं बताऊं तो समझ में ये होना चाहिए कि हाँ सर ने बताया तो था ऐसा कुछ। ये बात याद रखना कि एक अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इस अगर आपको ये रिजल्ट याद रह जाता है ना तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, अगर ये रिजल्ट याद नहीं रहता तो वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहां अगर इस रिजल्ट्स के बेस पे मैं करवाऊंगा आपको, तो मैं कह रहा हूं इसको याद रखना, बस इस टाइम तो इतना है भी, इसको याद रख लेना, ठीक, कि भी ऐसा कुछ था। एक सेमी इनफाइनाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, इधर भी है इधर भी है, और ये रिजल्टेंट है। क्लियर बेटा? मान लो ये तुम कर लोगे। अब देखो बेटा, अच्छा ये एक और पॉइंट है, कोई बच्चा सोचेगा कि भाई ये इनफाइनाइट हो, तो अरे भाई सेमी इनफाइनाइट में कोई एक एंड इन्फिनिटी पे भेज दो, एक नॉन पोजिशन पे भेज दो, उसके हिसाब से कर सकते हो।